बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है जी आप तमाम स्टूडेंट अपने एग्जाम्स को अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। आज हम इनकम टैक्स न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने तमाम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के जो रूल्स हैं, यूमे से के जो रट्टा है, वो हमने जो है जनाब अच्छे से देखा है। और अगर आपको वो तैयार है, रट्टा आप लगा चुके हैं, वो रूल्स याद कर चुके हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो समझ आएगा और आपको पता होगा कि हमने कैसे करना है। और कुछ नहीं ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को सबसे पहले जो आना चाहिए वो है मेजर उसके जो पोर्शंस हैं, ठीक है ना, कि सबसे पहले किस चीज की कैलकुलेशन होती है। तो मैं आज इनकम टैक्स के इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको वो जो मेजर हमारे रूल्स हैं उनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो देना चाहूंगा। वो ओवरव्यू क्या है, मैं सिर्फ आपको जनाब ये बताना चाहूंगा कि हमारे क्वेश्चन में जो मेजर पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें भाई सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपने याद रखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या आता है ये हम बातें कर चुके हैं और याद करने वाले बच्चों ने कर भी ली होंगी। दूसरे नंबर पे फिर आपको जनाब आना चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो आ जाता है अपने सारे रूल्स के अंदर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद मेरा बेटा हमारे पास ये जनाब, ये देखें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये गुजरा है सेक्शन 15। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप इसका याद होना चाहिए, वो है जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या आता है वो भी जनाब उसने हमें बताया हुआ है। और वो है जनाब आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये देखें ये आपके सामने है सेक्शन 18। तीन आपके मेजर स्टेप्स हो गए। उसके बाद जनाब आपको चौथा याद होना चाहिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर आपको ये भी याद है, इसमें भी पता है क्या क्या चीजें हैं, तो फिर आपको पांचवा याद होना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ अदर सोर्सेज। तो ये जब आपको याद हो, फिर आपको पता हो कि जब हम इन पांचों इनकम्स को टोटल कर लेते हैं तो जनाब हमारे पास आंसर आता है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के बाद हमने क्या करना होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं ये समझते हैं शायद टोटल इनकम आ गई तो आप टैक्स कैलकुलेट करें, नहीं। मैं वो जो पहला लेक्चर मैंने जब डिलीवर किया था ना, तो उसमें मैंने कहा था कि ये वो स्टॉप्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो आपको फिर पता हो कि टोटल इनकम में से माइनस क्या क्या हो सकता है। जब वो माइनस भी हो जाए फिर आप देखते हैं कि क्या कैपिटल वो ये हमारे पास शेयर फ्रॉम एओपी है। अगर है तो उसको ऐड करेंगे, नहीं तो फिर हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और अगर है तो उसको ऐड करके फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर शेयर फ्रॉम एओपी है तो उसको ऐड करके टैक्स कैलकुलेट किस तरह करना है, और अगर नहीं है तो फिर उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट किस तरह करना है, ये यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के अंदर हम बात करते हैं। जब हमारे पास फिर टैक्स भी आ जाता है तो फिर हमें कुछ कंसेशंस मिलती हैं जो हम टैक्स में से माइनस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके अंदर कुछ वर्किंग्स आ जाती हैं। फिर जनाब हमने जब वो कंसेशंस को माइनस कर देना होता है तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के टैक्स को ऐड करना होता है। फिर जनाब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के बाद जो हमने एडवांस में टैक्सेस दिए होते हैं वो हमने माइनस करने होते हैं। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास आंसर आता है जो नेट टैक्स पेएबल है। और कुछ चीजें जो हमारी एफटीआर के अंदर कवर होती हैं फिर हमें उनको जो है वो ट्रीट करना होता है। तो ये मेरा बेटा सारी बातें अगर आपको पता है, ये सारे मेजर स्टॉप्स जो हैं वो आपको मालूम है, तो फिर जनाब आप जो है वो क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज्यादा जो है वो मजा आएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन कर भी सकेंगे। तो मैं क्योंकि आपके सामने इस वक्त एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको जो है वो डिस्कस करने लगा हूं और इसके सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको यहीं पे जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उसी को शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो है वो जल्दी से काम जो है वो कवर कर लें, बजाय इसके कि मैं अगेन एंड अगेन जो है वो स्विच ऑफ करता रहूं, कभी क्वेश्चन पे और कभी सॉल्यूशन पे।
तो आपको बहरहाल जो पहली चीज याद होनी चाहिए वो इनकम टैक्स के रूल्स और उनके मेजर स्टॉप्स के हमने कहाँ कहाँ रुक के कौन कौन सी कैलकुलेशन करके आगे जाना है। क्योंकि जब वो क्वेश्चन देता है तो वो मिक्स देता है सारी हमारी इनकम्स मिक्स होती हैं। एफटीआर की बात का कैलकुलेशन उसी के अंदर उसने दे दी होती है, और जो माइनस करनी होती है इनकम में से, जो टैक्स में से माइनस करनी होती है, सारी चीजें उसने ऊपर नीचे भी दे सकता है, जरूरी नहीं तरतीब के साथ दे। इसलिए फिर हमें वो सारा फॉर्मेट याद होगा तो हम इसको अच्छे से कर सकेंगे। बहरहाल अभी जरा एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो जनाब हमारे पास सबसे पहले है, हमने देखना होता है कि जिस बंदे का हम टैक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं मिस्टर गोहर साहब, वो क्या है, वो रिसर्चर हैं या टीचर हैं या वो होटल में जॉब करते हैं या नहीं करते, ये चीज हमने देखनी होती है क्योंकि इसका रोल होता है हमारे सवाल के अंदर। तो जनाब अली, हमने ये देखा है कि ये मोहतरम जो है ये एक रिसर्चर है, तो रिसर्चर का अब क्या रोल आएगा सवाल के अंदर वो भी हम आगे देखते हैं। बेसिक सैलरी फुल टैक्सेबल, इसकी जगह जनाब वो हमें MTS भी दे सकता है। MTS किसको कहते हैं, मिनिमम टाइम स्केल। अगर मिनिमम टाइम स्केल देगा तो वो इस तरह से देगा, वो लिखेगा जनाब 50,000, 4,000 और 70,000। ये मिनिमम टाइम स्केल देने की उसकी एक सूरत होती है। सर ये अब चीजें हैं क्या इसमें मेरा बेटा, ये जो 50,000 है ये आपका मिनिमम टाइम स्केल है, 4,000 पर ईयर एन इंक्रीमेंट है, और 70,000 रुपीज जो है वो सैलरी है हमारा मैक्सिमम टाइम स्केल। जब उसने बेसिक सैलरी ना दी हो तो हमने मिनिमम टाइम स्केल को उठाना होता है और इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके तो लिख लेना होता है। और अगर सवाल में बेसिक सैलरी भी हो और MTS भी हो तो हमने बेसिक सैलरी को ही लेना होता है। अब फिर हमने देखना ही होता है कि बेसिक सैलरी जो है वो जनाब उसने हमें टोटल पर मंथ में दी हुई है कि पूरे साल की दी है। तो यहाँ हमारे सवाल में ये पूरे साल की है, लिहाजा ये टैक्सेबल है। उसके बाद जनाब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जिन बच्चों ने रूल्स याद किए हुए हैं उन्हें पता है, वो फौरन से बता रहे हैं इस वक्त कि जनाब कॉस्ट ऑफ लिविंग लिविंग अलाउंस फुली टैक्सेबल। और वैसे भी मैंने आपको एक हिंट दिया था कि लिविंग जो अलाउंसेस है ना वो सारे टैक्सेबल हैं, मां स्वाए चंद एक अलाउंसेस के उनकी कुछ थोड़ी सी वर्किंग होती है। तो वो आप साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सीखते रहेंगे, और जिन बच्चों ने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को देखा है उन्होंने उन चीजों को लर्न भी किया होगा। अच्छा जी, कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए और बिजनेस यूज के लिए आपको कार मिली है, और कार जो है उसकी मालियत है 12 लाख रुपया, और कार ली गई है लीज पर। तो मैंने आपको बताया था, रूल्स में हमने पढ़ा था कि जनाब का कन्वेंस से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया हम इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, हमने सिर्फ क्या करना है, देखना है कि कार जो है वो पर्सनल यूज के लिए है या कि कार जो है वो हमारे बिजनेस यूज के लिए है या दोनों के लिए है। तो इस वक्त ये दोनों के लिए है, तो हमने गाड़ी की मार्केट वैल्यू को लेके उसका 5% लेना है और वो हमने टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में लिख देना है। तो ये जो 2 लाख है इसको हम इग्नोर करेंगे, ये क्या है। उसके बाद है जी लंच फैसिलिटी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि लंच फैसिलिटी जो है वो अगर तो हो होटल एम्प्लॉय की तो वो एग्जेम्प्ट होती है, अगर ये होटल एम्प्लॉय नहीं है तो ये टैक्सेबल है। तो जनाब इस वक्त ये टैक्सेबल ही है क्योंकि ये टीचर है। उसके बाद है जी अलाउंस गिवन बाय एम्प्लॉयर फॉर ऑफिशियल पर्पस, बिजनेस के यूज के लिए आपको कुछ पैसे दिए गए हैं तो वो आपके एग्जाम्प्ट हैं। नीचे जो इसने इंफॉर्मेशन बताई है कहता है हकीकत में आपका खर्चा 12,000 हुआ है लेकिन आपको मिला 15,000 है, तो कोई बात नहीं मेरा बेटा, 3,000 हमने फट्टी लगाई है। फट्टी मतलब 3,000 हमारा बच गया है, तो कोई बात नहीं, इसको हम अलग से एंटरटेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही करेंगे कि ये जो 15,000 रुपये है ना ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि ये बिजनेस यूज के लिए है। उसके बाद लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, अब इसके मुतालिक आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखें लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 10% पे हमने कर्जा लिया है और कर्जे की मालियत जो है वो 10 लाख से ज्यादा है। हमने इसके मुतालिक क्या रूल पढ़ा था, जिन बच्चों को याद है वो फौरन से बोल रहे हैं कि जनाब कर्जा उस वक्त ट्रीट किया जाता है जब कर्जे की परसेंटेज 10% से कम हो और अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो। तो यहाँ पर अमाउंट तो 10 लाख से ज्यादा है लेकिन परसेंटेज जो है वो 10% है, लिहाजा यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। 10% से कम होती तो ट्रीटमेंट होनी थी। फ्री कूपन फॉर टी एंड कॉफी, तो जनाब आपको 2,000 रुपया फ्री टी और कॉफी का मिल रहा है, तो ये भी आपका टैक्सेबल है। ले जनाब, मजीद बात जरा आगे बढ़ाते हैं। तो ये लें जी,
अब हमारे पास है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हमने इसके मुतालिक तीन बातें पढ़ी हुई हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज और वो रिकॉग्नाइज में भी दो चीजें हैं ना, एक अप्रूव्ड बाय एफबीआर और एक अप्रूव्ड बाय सीआईआर। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं आपको एक बार लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि रट्टा मेरा बेटा रूल्स का जो है वो मेरे बच्चों ने ही लगाना है, तो उसमें मास्टर को इतनी जो है वो जरूर आप लोगों ने रिलैक्सेशन देनी है कि सर ना भी रट्टा लगाएं तो गुजारा होगा। तो ये मेरा बेटा देखें हमारे रूल्स हैं उसके प्रोविडेंट फंड के। तो ये जनाब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज। इस वक्त अनरिकॉग्नाइज की बात है तो ये जनाब हमने रूल्स जो है वो पढ़े हैं, इन रूल्स को आपने देख लेना है कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की सूरत में हमने जो है वो उसको कोई ट्रीट जो है वो नहीं करना, ट्रीटमेंट उसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आगे जाके लमसम जो है वो ट्रीट हो जाता है। तो आ जाइए वापस क्वेश्चन पे, फिर इसके सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। तो ये जनाब जो उसने तीन चीजें दी हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और टैक्स। तो ये जनाब सॉरी टैक्स कह रहा हूँ, इंटरेस्ट। तो इन तीनों की जो है वो फिलहाल हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, हमने इसको ट्रीट नहीं करना। क्यों नहीं ट्रीट करना, वो हम पढ़ चुके हुए हैं पहले। अच्छा जनाब, उसके बाद है आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, ये हमारी टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड होती है। और अनएडजस्टेबल एडवांस है, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐड होता है। कलेक्शन चार्जेस है, ये हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि हमने कुछ अलाउेबल डिडक्शंस जो है वो पढ़ी हैं कि कौन कौन सी चीज जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से हम माइनस कर सकते हैं। वाटर चार्जेस है, तो वाटर चार्जेस पहले जो है वो अलाउेबल डिडक्शन के तौर पे यूज होती थी, लेकिन ये अब खत्म कर दी गई है। लिहाजा यूं समझें कि आपका वाटर चार्जेस का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं। तो देखा आपने, कुछ चीजें ऐसी भी आपके क्वेश्चन में आएंगी जिनका कोई हमारी ट्रीटमेंट नहीं होगी। उसके बाद जनाब ज़कात पेड अंडर ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस। तो हमने इसके मुतल्लिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं तो कुछ चीजों को हमने माइनस करना होता है। ये वाली जो ज़कात पेड है, ये हमारी उसी में से एक चीज है। तब जनाब हम चलते हैं जरा अपने इस क्वेश्चन के सलूशन के ऊपर। सबसे पहले आपने जनाब फॉर्मेट बना लेना है इसका, NTTRC नेम, उसके बाद टैक्स ईयर एंडेड, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। आपका टैक्स ईयर हमेशा 2022 ही रहेगा। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हमने पेपर तो 2023 में देना है तो 2022 कैसे है? तो मेरा बेटा ये 2022 ही है। आप अल्लाह ना करे आपको अगले साल पेपर देने पड़े तो उसमें 2023 लिखा जाएगा, फिलहाल 2022 ही है। अब जनाब हमारा सवाल शुरू हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरी की हमने मेन हेडिंग दे दी। इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग देने के बाद जनाब हमने बेसिक सैलरी को लिखा, ये देखें टैक्सेबल है। कन्वेंस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस पहले पढ़ चुके हैं, टैक्सेबल है। जो हमने गाड़ी जो है वो हमें मिली है दफ्तर के यूज के लिए और पर्सनल यूज के लिए, तो देखें गाड़ी की मार्केट वैल्यू का 5% लेके हमने उसको टैक्सेबल अमाउंट में लिखा हुआ है। लंच फैसिलिटी है, टैक्सेबल है। ऑफिशियल पर्पज के लिए अलाउंस मिला था तो वो एग्जाम्प्ट है। और उसके बाद लोन जो है वो हमने एम्प्लॉयर से लिया, तो मैं आपको पहले बता चुका था कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्योंकि ये हमारे उस कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। फिर जनाब उसके बाद हमारे पास फ्री टी और कॉफी वगैरह है, वो हमारी टैक्सेबल है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो तीनों चीजें हैं वो आपकी देखें एग्जाम्प्ट हैं। अगर इससे रिलेटेड उसने वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस दिया होता तो वो फुली टैक्सेबल जनाब होना था, तो वो उसने दिया नहीं है, इसलिए इसको हमने ट्रीट भी नहीं किया। इसके बाद जनाब हमने सारी आमदनी जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाली थी वो टोटल कर ली। इनकम फ्रॉम सैलरी की आमदनी टोटल करने के बाद जनाब अब हम सवाल के अगले हिस्से पे जा रहे हैं, वो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमें उसने पर मंथ दी हुई थी, 12 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा टोटल ये इनकम है। इसमें अनएडजस्टेबल एडवांस जो होता है उसका 10% ऐड करना होता है। इस अनएडजस्टेबल एडवांस की भी कुछ वर्किंग है। अगर आपने बिल्डिंग एक टेनेंट से लेके तो दूसरे को दिया है, एक किराएदार से लेके दूसरे को दी हो तो उसकी वर्किंग होती है, वो आने वाले क्वेश्चन में कहीं देखेंगे।
तो ये जनाब हमने टोटल की, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो जनाब हमारे पास 3,05,000 आई। और कुछ जो है वो अलाउएबल डिडक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हमने पूरे फॉर्मेट में पढ़ी हुई हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो दो चीजें थी। एक रिपेयर अलाउंस था, वो जनाब टैक्सेबल है, ये शायद रीडिंग करते हुए मैं छोड़ गया हूँ। तो ये जो है वो, सॉरी टैक्सेबल कह रहा हूँ, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस होना है। और ये जो माइनस होना है, रिपेयर अलाउंस हमने कैसे लेना होता है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है उसका 1/5 जो है वो हमेशा लेना होता है। याद रखिएगा, उसकी दी हुई अमाउंट को हम एंटरटेन नहीं करते। हम रिपेयर अलाउंस, अगर उसमें सवाल में बात की हुई है, तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स जो है उसका 1/5 लेके हमेशा उसको टैक्सेबल उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस करते हैं। इसके अलावा कलेक्शन चार्जेस उसने हमें सवाल में बताए थे 4,000, लेकिन साथ में हमने रूल याद रखना है कि 4% हमने लेना है रेंट चार्जेबल टू टैक्स का, वो आ गया 12,200। तो 12,200 और 4,000 में से जो कम वाली वैल्यू है वो हम अपनी माइनस कर सकते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से, माइनस करके लिखेंगे। तो अब ये वाली वो वैल्यू है जिसको मैंने डबल एरो दिया है जनाब, कि जिसको हमने अपनी इनकम, टोटल इनकम में ऐड करना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दोनों ऐड हुई, तो जनाब हमारे पास आ गई टोटल इनकम। ये टोटल इनकम में से फिर हमारा अगला स्टेप आ जाता है कि कुछ चीजों को हमने माइनस करना होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे क्वेश्चन में, बहरहाल उनमें से एक चीज दी हुई है, ये आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। तो हमने ज़कात को जनाब उसमें से माइनस किया, ये हमारी वो वैल्यू आ गई जिसके अब आप हम टैक्स लगाएंगे। देखिए नाम ही क्या था, ऊपर था टोटल इनकम, अब है टैक्सेबल इनकम, ये वो इनकम है जिसपे हम टैक्स लगाएंगे। अब जनाब हमने देखना है कि क्या हमारे पास यहाँ शेयर फ्रॉम एओपी है, नहीं है जनाब, अच्छी बात है, नहीं है, काम ज्यादा आसान हो जाता है। शेयर फ्रॉम एओपी हो तो उसको हमने ऐड करना होता है, नहीं है तो अच्छी बात है। 6 लाख रुपए के ऊपर हमारी कोई जो है वो टैक्स नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपए से एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, 4,43,000। कैसे कैलकुलेट किया, टोटल इनकम, टोटल जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से हमने 6 लाख माइनस किया, जो जवाब आया उसके ऊपर हमने 5% लगाया। ये जनाब हमारा अब टैक्स है जो हमने पे करना है। लेकिन रुकिए जरा, सब्र करिए, स्टोरी अभी बाकी है, तो क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो जनाब क्लाइमेक्स इसमें क्या बात है कि कुछ जो टैक्स है वो आपको माफ कर दिया जाता है अगर आप टीचर हो, रिसर्चर हो, आपका फॉरेन टैक्स अगर पेड हो, आपको एवरेज रिलीफ मिलना हो। ये बातें हैं वो जो हम उसमें पढ़ चुके हुए हैं, ये जनाब हिकमत की बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो टीचर है अगर, तो उसका रूल हमने ये पढ़ा है कि टीचर को उसकी सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स लेके, तो उसका उस टैक्स का 25% माफी है। तो आपने देखा हमारी जो सैलरी इनकम है वो कितनी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। ये देखें, हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी जो टीचर की आई थी वो थी 8,08,000। तो हमने क्या करना है अब वर्किंग के अंदर जनाब, 8,08,000 के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। 6 लाख रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं, बाकी रह गया 2,08,000, उस पर 5% लिया तो वो ये टैक्स आया। इस टैक्स का 25% आपको माफी है, तो 25% लिया तो वो आया 2,600। तो आपने अपने टोटल टैक्स में से अब वो 2,600 जो है वो माइनस कर देना है। तो ये वो टैक्स है जो अब आपने पे करना है। और इसमें हमारे सवाल में और कोई चीज ऐसा सच नहीं आई। अब इसमें कुछ नोट उसने दिए हुए हैं, ये वो नोट हैं जो हमने डिस्कशन में डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने भी इन नोट्स को जो अपने फाइनल पेपर में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो साथ साथ एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप सारे नोट ना भी एक्सप्लेन करें, कम से कम 2-3 नोट तो जरूर जो है वो एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि बच्चा माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। अगर किसी बच्चे को कुछ बातें समझ आई हैं तो जनाब आप जो है वो साथ रहें मजीद सीखने के लिए, लाइक भी कर दें। नहीं समझ आई तो फिर भी लाइक करें, क्योंकि आपके लिए जो है वो जनाब वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में कुछ मजीद नई चीजों को हम डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।